हिंदी में डरा हुआ सच कहानी सुनने के लिए BOL चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। ज़्यादातर लोग सिटी में रहना पसंद करते हैं। जो ये घटना लिखा हुआ बंदा है वो स्विट्ज़रलैंड के अमेज़न जंगल के नज़दीक रहता है, जो उसने लिख के भेजा हुआ है। तो आइए सुनते हैं अलग कहानी BOL चैनल का एपिसोड 1 में। मैं एक छोटे से ग्रामीण कस्बे में रहता हूं जो शहर की भागदौड़ से दूर रिचमंड, वर्जीनिया के एक इलाके में बसा हुआ है। यह एक ऐसा शहर है जहां एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। यहां एक मुख्य सड़क है जो सीधे शहर के बीच से होकर गुजरती है और सब कुछ इसके साथ साथ या इससे अलग होकर स्थित है। मेरा घर एक पहाड़ी पर था, पेड़ों के एक घने झुंड के ठीक सामने, जो मेरे घर को अगली गली से अलग करता था। उस विशेष दिशा में अगली गली आधे मील से थोड़ी ज्यादा दूर थी, लेकिन एक बच्चे के रूप में यह अमेज़न जितनी बड़ी लगती थी। मुझे जंगल में खेलना और काल्पनिक राक्षसों से या पेड़ों में एक महल की ओर भागते समय पैरों के नीचे पत्तियों के टूटने की आवाज बहुत पसंद थी। वो अच्छे सरल समय थे। मैं एक इकलौता बच्चा हूँ और मैंने स्कूल में कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत। जब तक यह नहीं हुआ तब तक मैं स्कूल में था और तब तक मुझे हमेशा परेशान किया जाता था। हालांकि इस बीच मैंने अपनी कल्पना का उपयोग करके छायादार छतरी के नीचे शानदार रोमांच पर जाने में अपना सुकून पाया। एक चीज जिसने मुझे हमेशा दिलचस्पी दी वह थी इन जंगलों में रहने वाली कई अलग अलग मकड़ियाँ। सभी अलग अलग आकार और साइज की, कुछ हानिरहित और कुछ काफी घातक। वे पेड़ों को 8 पैरों वाले आभूषणों की तरह सजाती थीं। मैं कल्पना करता था कि मैं एक खतरनाक मिशन पर एक गुप्त एजेंट हूँ, जो लगभग अदृश्य जालों से ऐसे बच रहा हूँ जैसे वे लेजर बीम हो और मक्खन की तरह हाथ काट सकते हों। मुझे मकड़ियों से कभी डर नहीं लगा, लेकिन मुझे हमेशा उन पर दया आती रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति उनमें से किसी एक को देखता है तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया उसे मार डालने की होती है, और यह किसी भी प्राणी, मकड़ी और इंसान के लिए जीने का एक भयानक तरीका है। इस वजह से अगर मुझे कभी अपने घर के अंदर या कहीं और कोई मकड़ी दिखाई देती जो उनके लिए संभावित रूप से खतरनाक हो, तो मैं हमेशा उसे धीरे से उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता। मैं कार्डबोर्ड या छड़ी का एक टुकड़ा लेकर उस छोटे से बच्चे को ले जाता, फिर उसे बाहर या घास या किसी और जगह ले जाता और उसे चलने देता। अगर मुझे कोई ऐसा मिलता जो मुझे खास तौर पर दिलचस्प लगता, जैसे चमकीले रंग या असामान्य रूप से लंबे पैर वाला, तो मैं उसे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर ले जाता और एक शाखा पर रख देता। अब यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मैं उनसे बात भी करता। वे जवाब नहीं देते, जाहिर है। मुझे नहीं लगता था कि मैं उनसे वास्तविक बातचीत कर रहा हूं या ऐसा कुछ भी। मैं उनसे ऐसे बात करता जैसे आप अपने पालतू जानवर से बात करते हैं। जब भी मैं उन्हें देखता, मैं हमेशा हेलो कहता, और अगर मैंने कभी उनके सावधानी पूर्वक बनाए गए जालों में से किसी को परेशान किया तो मैं माफी मांगता। मैंने मकड़ियों और सभी जीवों को वास्तव में लोगों के बराबर देखा। आखिरकार हम में से हर कोई यहाँ पृथ्वी पर बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरे पिता मेरे आशावादी स्वभाव को साझा नहीं करते थे। मेरे पिता, खैर मान लीजिए कि वे कभी भी वर्ष का पिता पुरस्कार नहीं जीतने वाले थे। मेरी माँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मुझे जन्म देते समय मर गईं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि उन्होंने इसके लिए मुझे दोषी ठहराया। मेरे पड़ोसियों और चाची ने मुझे जो कहानियां सुनाई हैं, उनके अनुसार वे अब तक मिले सबसे प्यारे व्यक्ति थे और मेरे पिता जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे थे। मेरी माँ के गुजरने के कुछ समय बाद मेरी चाची रोज मेरे जीवन के पहले 5 वर्षों तक हमारे साथ रहीं,
और हमारी स्थिति में लोगों के लिए चीजें उतनी ही अच्छी थीं जितनी हो सकती थीं। लेकिन यह सब तब बदल गया जब एक दिन मैं स्कूल से घर आया और अपनी चाची को अपने सभी सामानों के साथ हमारे बरामदे पर बैठे पाया। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें जाना है और वे अब हमारे साथ नहीं रह सकती। मेरे पिता के देर रात के एक चक्कर में मुझे पता चला कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति पर डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हिंसक प्रतिक्रिया करते हुए उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वह दिन उसके और परिणामस्वरूप मेरे पतन की वास्तविक शुरुआत थी। उसके बाद से मुझे याद है कि वह लगभग हर रात शराब पीता था और मैं हर मौके पर उससे दूर रहता था। कुछ दोपहरों में मैं उसे अपने आराम कुर्सी पर सुस्ती से लेटे हुए देखता था, फिर भी उसके पास उसकी कीमती और खाली बोतल थी। एक रात खास तौर पर वह अपनी सामान्य मात्रा से कहीं ज्यादा पीता था। एक ऐसा दिन जिससे मैं घृणा करने लगा था और जिसका कभी इंतजार नहीं करता था, वह था मेरा जन्मदिन। उस दिन जब मैं स्कूल बस से उतरा और हमेशा की तरह अपने लंबे घुमावदार ड्राइववे से जंगल की ओर बढ़ा, तो मैं अपने पिता से निपटने से बचने के लिए सामान्य से ज्यादा देर तक बाहर रहने का ध्यान रखता था। ज्यादातर समय भले ही यह पिताजी के अंधेरा होने से पहले वापस आने के नियम का उल्लंघन करता था, मैं अपने छोटे से ट्रेलर में जाता और पाता कि उनके बेडरूम का दरवाजा बंद और बंद है और अंदर से उनकी घिनौनी खर्राटे आ रहे हैं। हालांकि मेरे 11वें जन्मदिन पर ऐसा लगा कि मेरी किस्मत आखिरकार खत्म हो गई है। मैं जंगल में एक और भागने की कोशिश करके थोड़ा देर से घर लौटा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे छोटे से ट्रेलर की हवा में शराब की महक महसूस हुई। तुम कहाँ थे, बेटा? मेरे पिता ने व्हिस्की की बोतल अपने होठों से लगाने से पहले कर्कश स्वर में पूछा। मैं थोड़ा हकलाया लेकिन अंत में कहा, मैं बस बाहर कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था और उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी।